अपने श्री गुरु सहित अपने साहब पिताजी माँ दीदी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। आप सभी गुरु भाई बहनों को चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार की। आइए किताब के माध्यम से जानते हैं हमारे साहब के जन्म किस तिथि को हुई थी और उस दिन क्या था। 31 अक्टूबर 1948 विक्रम संवत 2005 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बिहार के सीवान जिले के अमलोरी गांव में विश्वनाथ सिन्हा एवं राधा देवी के घर में प्रथम संतान के रूप में एक ज्योति प्रकट हुई। नाम पड़ा हरिंद्रानंद। सुबह जन्म हुआ, तिथि खंडित हुई और शाम में स्वतः मनाई गई पूरे देश में दीपावली। दुबला पर गोरा सा बालक अपनी बड़ी बड़ी पुतलियों से आसमान को ऐसे निहारता जैसे संपूर्ण आकाश उसका घर हो। बचपन से ही आवाज़ में आकर्षक था, जिसे रिश्तेदार उनसे खेले और दुलारे बिना रह नहीं पाते थे। पिता विश्वनाथ सिन्हा सीवान महाविद्यालय छपरा में व्याख्याता थे। उनका चयन बिहार सिविल सेवा में हुआ, लेकिन शिक्षा में विशेष रुचि होने के कारण कुछ वर्षों की उपरांत शिक्षा सेवा में चले गए। अपनी सरकारी सेवा में उन्होंने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर योगदान दिया और अंततः शिक्षा निदेशक बिहार के पद से सेवानिवृत्त हुए। पारिवारिक मान्यताओं के अनुकूल अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के उत्तरदायित्व तो यह निर्वहन उन्होंने उत्तम ढंग से किया। यह कहानी जहाँ नितांत व्यक्तिगत है, वही गहन अर्थों में सार्वभौम भी है। पदाधिकारी पिता हरिंद्रानंद के भविष्य को तराश कर अलग ऊंचाई देना चाहते थे। पहली संतान होने के कारण लाड प्यार ने कई और नाम दे दिया। हरिंद्रानंद तो कभी बड़कू बउआ और कभी हरिंद्रा नाम से पुकारे जाने लगे। 2 भाइयों और 2 बहनों में बड़े हरिंद्रानंद की प्रखर बौद्धिक क्षमता के बावजूद पठन पाठन में उनकी रुचि थोड़ी कम थी। बाल्यकाल के स्वभावगत प्रवृत्तियों के अनुरूप जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब ये छोटे साहब जादू टोना का खेल खेलते थे। भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें करते, कभी वेदों उपनिषदों पुराणों की कहानियाँ सुनते और सुनाते, कभी आसन मारकर घंटों बैठे रहते तो कभी टीन के डब्बों में पानी भरकर पाइप का साइपन बनाते और शीशे से मढ़ी शिव की तस्वीर पर शिवलिंग की तरह पानी गिराया करते। फलतः शीशे में लगी तस्वीर गलकर गिर जाया करती थी। बचपन यह समझ नहीं पाता कि कौन सा खेल खेला जाए, पर हरिंद्रानंद के लिए तो नियति ने अलग खेल रचा था जो असीम अपर्याप्त था। समय शरीर के बहाव के साथ साथ इनके बालपन की कोमल भावनाओं की क्षीण धारा प्रकट होने लगी, जिसकी प्रतीति सामान्य नहीं थी। माता पिता को इनकी असामान्य आदतों की चिंता सताने लगी। बाबूजी की पीड़ा अभिव्यक्त तो नहीं होती, पर माँ के वात्सल्य का हिमाखंड कभी कभी जल बनकर निर्वात पिघल आता था। बाबूजी के साथ बचपन पूर्णिया में बीता। जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में बाबूजी का तबादला दरभंगा हुआ। थोड़ी दूर पर स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हरिंद्रानंद का दाखिला कराया गया। शिक्षा पदाधिकारी को सरकारी आवास के बगल में अनुमंडल पद अधिकारी दरभंगा का सरकारी आवास था। एसडीओ साहब के हम उम्र बच्चों के साथ शाम में दोनों आवास लुक्का छुपी के खेल का केंद्र बन गए थे। यही खेल एक दिन हरिंद्रानंद के डेरे में चल रहा था। अहाते में बाबूजी की आस्तीन कार खड़ी थी। ये अपने खेल में छुपने के लिए चालक वाला गेट खोल रहे थे। गेट लॉक था, खुला नहीं, लेकिन गेट का हैंडल हाथ में आ गया। पिटने के भय से इन्होंने हैंडल को पुनः लगा दिया। देखने से तो वह पूर्ववत लग रहा था, पर
था तो टूटा हुआ ही। सुबह बाबूजी ने कार्यालय जाने के क्रम में गाड़ी का वही फाटन खोला। भीतर से टूटा हुआ कमजोर हैंडल आसानी से हाथ में आ गया। शोर शुरू हो गया। हरिंद्रानंद की भी बुलाहट हुई। चटाक की आवाज़ हुई। नालायक, पढ़ना लिखना 22.5। गाड़ी में लुक्का छिपी का खेलता है। गाड़ी में लुक्का छिपी का खेल खेलता है। माँ से भी सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई। एक वर्ष के बाद ही बाबूजी का धनबाद स्थानांतरण हो गया। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी को सरकार ने नई पेट्रोल जीप उपलब्ध करा दी थी। बाबूजी कभी अपनी सवारी तो कभी सरकारी जीप से कार्यालय जाते थे। सड़क के किनारे 2 मंजिले मकान था। हरिंद्रानंद की जिद के कारण दरभंगा से ही 2 कुत्ते साथ आए थे। अब बचपन से ही कुत्तों के शौकीन हैं। कुत्ते अब थोड़े सियाने हो गए थे। कुत्तों के मालिक थे बड़कू। एक दिन दोपहर के पहले ही वे अपने डीएवी स्कूल से घर आ चुके थे। 6ठी क्लास का विद्यार्थी, पढ़ाई कम बदमाशी ज़्यादा। माँ शायद नीचे आंगन में खाना बना रही थी। उनके साथ अनुसेवक भी था। पहली मंजिल पर हरिंद्रानंद दिमागी कसरत से जुड़े थे। गाड़ी के टूटे बॉक्स से पिलास पेचकस लेकर कुछ छेड़छाड़ चल रही थी। वहीं इनके पास दोनों कुत्ते भी थे। कोई छोटी मशीन थी जो खुल नहीं रही थी। लाचारी में हथौड़ा मारकर उसके अंदर क्या है यह देखना चाह रहे थे। आखिर ये साइकिल के चक्कों से रगड़ कर खाकर रोशनी कैसे देती है। मशीन पूर्व संध्या को खरीदी गई थी। नीचे खड़ी साइकिल से उन्होंने डायनेमो खोल लिया था। लिखना नहीं चाहिए कि दूसरे दिन रहस्य युद्ध घटना के बाद उनकी पिटाई भी हुई थी। चलिए वापस हथौड़ी की आवाज़ के पास। तभी नीचे से तेज आवाज़ आई, कोई है? हरिंद्रानंद ने ऊपर की बालकनी से देखा। नीचे लाल वस्त्र में 3 व्यक्ति खड़े थे। कुत्ते भौंकने लगे। हरिंद्रानंद दौड़कर नीचे आए। कुत्तों ने अपने मालिक के साथ दौड़ना अच्छा लगता है। नीचे आकर दरवाजे की छिटकिनी खोली। तीनों साधु सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। लाल वस्त्रधारियों के पीछे हरिंद्रानंद ने कुत्तों को हुक्का दिया। उन्हें अभी भी याद है। तीनों साधु तेजी से यह कहते हुए कि तुम ISC पास नहीं करेगा, हम पर कुत्ता हुक्कलाता है और भाग चले। हालांकि उस समय के 6ठे क्लास में थे। समय के प्रवाह में हुआ भी ऐसा ही। गुस्से में कही गई वे बातें कुछ वर्षों बाद परिलक्षित भी हो गई। जब वे मुजफ्फरपुर में थे तो पढ़ाई कतिपय कारणों से रुक सी गई थी। साधु संतों का संग उन्हें हमेशा से भाता रहा। उन्हीं दिनों ट्रेन में एक घोरी साधु से मुलाकात हुई। बातचीत के क्रम में पूछा था, बाबू कहाँ पढ़ते हो? हरिंद्रानंद ने ईमानदारी से आप बीती सुनाई। साधु ने थोड़ी देर मौन रहने के बाद, जब मुख्य पथ बंद हो जाए तो डायवर्सन से जाना चाहिए। साइंस पढ़ते हो ना, आर्ट्स नहीं पढ़ सकते क्या? साधु के इस परामर्श पर अध्ययन का रास्ता खुला और खुलता ही चला गया। बाबूजी को जमुई स्थानांतरण का पत्र मिला। शासन का जहां आदेश होता वहां जाते। बच्चे भी वहां साथ आ गए। एक दिन दफ्तर का काम निपटा कर बाबूजी जल्दी घर आ गए थे। शाम को आवास पर बगीचे में बैठे माँ के साथ बातें कर रहे थे। तभी चपरासी ने आकर बताया, बाहर एक तांत्रिक बाबा आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। पिताजी ने सिर हिलाकर अंदर आने की मौन स्वीकृति दी। बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहने, लंबी जटा, हाथ में कमंडल लिए, भस्म मंडित तांत्रिक वहां आया और चिर परिचित अंदाज में मिला। बाबूजी देवी के उपासक थे, इसलिए घोरियों और तांत्रिकों से उनकी मित्रता थी और उन्हें इन सभी का साथ पसंद भी था। 7वीं कक्षा के हरिंद्रानंद अपनी स्कूल से लौटे ही थे।
माँ ने वहाँ आने के लिए आवाज़ लगाई। जल्दी ही हाथ पैर धोकर बाबूजी की बगल वाली कुर्सी में धड़ाम से आकर बैठ गए। तांत्रिक ने पूछा, क्या नाम है बाबू? कोई उत्तर न पाकर तांत्रिक ने प्रश्न दोहराया। अघोरी तांत्रिक ने हरिंद्रानंद की माँ से कहा, माँ जी, इस लड़के की आंखों में मोहिनी है, इसकी सब बात मत मानिएगा, आगे चलकर यह जादूगर निकलेगा। यह सुनकर बालमन प्रसन्न तो नहीं हुआ, पर वे चुप रहे। लेकिन अंतर मन के क्षितिज पर एक नए महासागर का शंखनाद हो गया था। एक रहस्यमय दुनिया के संधान का आखिरी यह मोहिनी है क्या? समय अपने बेग में बढ़ता गया। हरिंद्रानंद की आदतों और मनोवृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर अलौकिक आवेशरण का कोई आशा दीप प्रज्वलित हो रहा हो। प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगने के लिए वसंत आ गया था। आम्र की बौराइयों ने शहद से भी मीठा खुशबू हवाओं में फैला रखी थी। सभी ओर वसंत उत्सव की तैयारी चल रही थी। सरस्वती पूजा की तैयारी के लिए स्कूल में 1 रुपया चंदा देना था। सुबह बड़कू टिफिन और किताबों से भरा बस्ता लिए पिता के आवासीय कार्यालय में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वे किसी से बात कर रहे थे। वहां बैठा व्यक्ति कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखकर उसे जला रहा था, फिर जले हुए टुकड़े को अपनी बाईं बाह में रगड़ने लगा। अजनबी द्वारा कागज के टुकड़े को रगड़ते ही उसकी बाह पर तारीख उभर आई। कमरे में जो घटित हो रहा था उसे देखकर उनकी आंखें उत्सुक तो हुई, किंतु न जाने किस कारण अचंभित बालमन सहस कह उठा, बाबूजी, क्या ठग के चक्कर में पड़े हुए हैं? आगंतुक के प्रति ऐसी तीखी टिप्पणी बाबूजी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फौरन चंदे का 1 रुपया देते हुए कहा, आप स्कूल जाइए। ऐसे लौटे हरिंद्रानंद सांझ को विद्यालय से लौटे हरिंद्रानंद ने देखा कि सुबह जादू टोनने वाला व्यक्ति उनके घर के बरामदे में बैठा है। बाल मनोभावों के अद्भुत उद्विग्न पानी के बुलबुलों की भांति उठ रहे थे। रात्रि का दूसरा पहर आरंभ होने वाला था। बाबूजी खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। आगंतुक भी खाना खा चुका था। हरिंद्रानंद को जाने ने समझने की जिज्ञासा लिए उस जादू टोने वाले व्यक्ति के कमरे में जाते हैं। उन्होंने एक खरिका यानी टूथपिक मांगने को कहा। इन्होंने नौकर से मंगवाया लेने को कह दिया। अपना परिचय बताते हुए बाबूजी की अतिथि से कहा कि आप स्कूल पढ़ते हैं, मैं भी एक विद्यालय का अध्यापक हूँ। यह सुनकर शरारत और बचपन की फुहरता ने तिनका ला तो दिया, लेकिन भीगे हुए झाड़ू का उन्होंने बाल मनोविज्ञान की शरारत को भाप लिया था। झाड़ू के तिनके को कोने में फेंक दिया। फेंकते ही हरिंद्रानंद ने देखा कि वहाँ तिनका एक सांप है। भयक्रंत बालक चिल्लाते हुए चौकी पर बैठे मोटे आगंतुक के शरीर पर कूद गया। आगंतुक का संतुलन बिगड़ा, वह भी घबरा गया और कहने लगा, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। पुनः देखा तो बल्ब की पीली रोशनी में फर्श पर तिनका ही पड़ा था। दूसरे दिन थी वसंत पंचमी, ज्ञान की देवी माँ शारदा की पूजा। चारों ओर हर्षोल्लास। बच्चे लाल पीले हरे कागज के टुकड़े से विद्यालय के प्रांगण के सजाने में व्यस्त थे, तो कुछ फूल मालाएं सजाने में, कुछ मिठाइयाँ और प्रसाद बांटने में। वहीं दूसरी ओर भ्रम और विस्मय में डूबे हरिंद्रानंद अपने ज्ञान की परिधि की प्रवृत्ति करने लगे थे। भीतर से बाहर तक द्वंद में फंसा मन बार बार सोच रहा था, आखिर तिनका कैसे बना? सांप काल्पनिकता और वास्तविकता के संघर्ष ने चाहत को और तीव्र कर दिया। बाबूजी ने अध्यापक को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पर ही रख लिया था। कुछ दिन पूर्व भी बालमन ने जिस जादूगर का जादू देखा, उसी से रहस्यमय दुनिया का ज्ञान प्राप्त करने का उद्वेग जाग उठा। पढ़ाई के बाद जादू सीखने का जुनून इनके सिर पर चढ़ कर बोल रहा था। फिर क्या था? जीवन के नई करवटें ली, एक नया इतिहास बस लिखे जाने से थोड़ी ही दूर था।
तो यह था हमारे साहब के बचपना। अगर आप सभी को अपने साहब के बचपन के बारे में जानकर अच्छा लगा तो अपने सभी गुरु भाई बहनों तक शेयर करें, ताकि वो भी जान सके अपने साहब के बचपन के बारे में, और हर एक अपने चर्चा स्थल पर बताए ये हमारे साहब का बचपना कैसा था और उनका जन्म किस दिन हुआ था। हमारे साहब स्वयं महादेव थे। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम।